कहानी की शुरुआत साल 1978 से होती है। अमेरिका का एक सूखा और वीरान इलाका जिसका नाम डेथ वैली है। ये जगह बहुत खतरनाक मानी जाती है क्योंकि यहाँ चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है, तेज धूप और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। इसी सुनसान सड़क पर एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा होता है। उसका नाम विक्टर है। वह पुराने कार के पार्ट्स बेचने का काम करता है और अक्सर इस रास्ते से गुजरता है। बाहर का माहौल बहुत शांत है, लेकिन इस शांति के अंदर कुछ अजीब सा डर छुपा हुआ है। चलते चलते विक्टर को सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी एक ड्रिफ्टर होता है। वह थका हुआ है, प्यासा है और बहुत कमजोर दिख रहा है। विक्टर गाड़ी रोकता है और उससे पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, लेकिन विक्टर उस आदमी पर भरोसा नहीं करता। वह उसे अपनी गाड़ी में बैठने से मना कर देता है और कहता है कि आगे जाकर किसी स्टेशन पर लोगों को बता देगा ताकि वे उसकी मदद कर सकें। ये सुनकर ड्रिफ्टर थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। विक्टर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद विक्टर को एहसास होता है कि उस आदमी के पास पानी भी नहीं है। इस भयानक गर्मी में वह वहां ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सोचकर विक्टर गाड़ी वापस घुमा लेता है। अब ऐसा लगता है कि शायद विक्टर एक अच्छा आदमी है और वह उस आदमी की मदद करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह वापस आता है, अचानक कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। विक्टर के दिमाग में कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें उसे कुछ बूढ़ा करने के लिए उकसाती हैं और वह अचानक अपनी गाड़ी तेज कर देता है। वह सीधे उस ड्रिफ्टर की तरफ गाड़ी दौड़ाता है और उसे कुचल देता है। यह पल बहुत दर्दनाक होता है। ड्रिफ्टर सड़क पर तड़पता रहता है, लेकिन विक्टर रुकता नहीं। वह फिर से गाड़ी पीछे लेता है और उसे दोबारा कुचल देता है। अब साफ हो जाता है कि विक्टर एक खतरनाक और पागल इंसान है। वह गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने बैग से कुछ औजार निकालता है। उसके दिमाग में वही आवाजें चल रही होती हैं जो उसे और भी क्रूर बनने के लिए कह रही हैं। वह घायल आदमी के पास जाता है और उसके साथ बेहद खौफनाक काम करता है। वह उसके शरीर के हिस्से को काट कर अपने साथ ले जाता है। ये सब करने के बाद वह वहां से निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर उस रास्ते से गुजरता है। उसका नाम चार्ल्स है। उसे सड़क पर खून के निशान दिखाई देते हैं और शक होता है कि कुछ गलत हुआ है। वह उन निशानों का पीछा करता है और आगे जाकर विक्टर की गाड़ी ढूंढ लेता है। विक्टर एक सुनसान जगह पर बने अपने घर में पहुंच चुका होता है। ये घर भी काफी डरावना होता है क्योंकि अंदर इंसानों के कटे हुए सिर और सड़े हुए शरीर पड़े होते हैं। वह अंदर जाता है, गैस मास्क पहनता है और जो चीज वहां लेकर आया था उसे टेबल पर रखता है। तभी अचानक पुलिस ऑफिसर चार्ल्स वहां पहुंच जाता है। वह विक्टर को पकड़ लेता है और उसे हथकड़ी लगा देता है। चार्ल्स जब घर के अंदर देखता है तो वह डर जाता है क्योंकि वहां बहुत ही गंदा और डरावना माहौल होता है। इंसानों के सड़े हुए शरीर और भयानक बदबू उसे परेशान कर देती है। वह तुरंत बाहर आकर बैकअप बुलाता है, लेकिन जब वह वापस अंदर आता है तो विक्टर वहां से गायब हो चुका होता है। दरअसल विक्टर ने खुद का हाथ काटकर हथकड़ी से खुद को आजाद कर लिया होता है। अब वह फिर से भाग रहा होता है। चार्ल्स उसे ढूंढने बाहर जाता है, लेकिन तभी विक्टर अचानक उसके सामने आ जाता है। उसके हाथ में एक खतरनाक औजार होता है। चार्ल्स डर जाता है और अपनी बंदूक गिराकर भागने लगता है। तभी अचानक एक गोली चलती है और सब कुछ रुक जाता है। विक्टर खुद ही सरेंडर कर देता है और कहता है कि उसका काम खत्म हो गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ होती है। पूछताछ में पता चलता है कि विक्टर पहले एक सैनिक था और वियतनाम वॉर में लड़ चुका था। वहां उसने बहुत हिंसा देखी थी और खुद भी बहुत लोगों को मारा था। जब उससे उसके अपराधों के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि वह जो कर रहा है वह उसे किसी और दुनिया में और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। वह कहता है कि उसके दिमाग में जो आवाजें आती हैं वे उसे आदेश देती हैं और अगर वह उनका पालन करेगा तो अमर हो जाएगा। आखिरकार उसके सारे अपराध साबित हो जाते हैं और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। उसे गैस चेंबर में ले जाया जाता है जहां उसकी सजा पूरी की जाती है। वहां कुछ लोग मौजूद होते हैं जिनमें एक पादरी, पत्रकार और वही पुलिस ऑफिसर चार्ल्स भी होता है जिसने उसे पकड़ा था। धीरे धीरे जहरीली गैस उसे मार देती है। सबको लगता है कि अब यहाँ कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। मरने के बाद भी विक्टर की आत्मा खत्म नहीं होती। वह किसी और रूप में वापस आता है और फिर से उसी डेथ वैली में लौट जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। करीब 40 साल बाद समय बदल चुका है, लेकिन डेथ वैली की वह डरावनी जगह अभी भी वैसी ही है। अब हम देखते हैं वही पुलिस ऑफिसर चार्ल्स जो अब बूढ़ा हो चुका है और इस इलाके का शेरिफ बन चुका है। वह अपने बेटे हैरिस के साथ बात कर रहा होता है। हैरिस भी अब पुलिस ऑफिसर है और अपने पिता की जगह लेने वाला है। एक डॉक्टर जिनका नाम एलन है वह भी वहां आती है। इसी समय हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम माया है। वह एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती है। उसका काम साधारण है, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा गुस्से वाला है क्योंकि उसे अपने काम से खास
खास खुशी नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद माया को बाथरूम साफ करने के लिए भेजा जाता है। जब वह टॉयलेट फ्लश करती है तो उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। पानी का रंग लाल होता है, जैसे उसमें खून मिला हो। इसके साथ ही उसे एक कपड़ा भी दिखाई देता है जो पाइप के अंदर फंसा होता है। वह यह बात अपने बॉस को बताती है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि यह पब्लिक टॉयलेट है, यहाँ अजीब चीजें मिलना सामान्य बात है। उधर बाहर शेरिफ चार्ल्स अपने बेटे से बात करता है। हैरिस कहता है कि इस इलाके में कुछ खास नहीं होता और उसे काम की कमी महसूस होती है। इसी बीच एक कार रेस्टोरेंट के पास आकर रुकती है। उसमें 2 आदमी होते हैं और उनके साथ एक घायल आदमी भी होता है। वे जल्दी में होते हैं और कहते हैं कि उन्हें पेट्रोल भरवाना है और तुरंत निकलना है। थोड़ी देर बाद शेरिफ और हैरिस वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी टीवी पर खबर चलती है कि पास के इलाके में एक बैंक लूटा गया है और अपराधी एक काले रंग की कार में भागे हैं। ये सुनकर उन्हें शक होता है। उसी समय माया का एक पुराना दोस्त शॉन वहां आता है। वह उससे मदद मांगता है। वह कहता है कि उसका एक दोस्त घायल है और उसे मेडिकल मदद चाहिए, लेकिन वह खुद पुलिस से बचना चाहता है। वह माया से कहता है कि वह उसके जाने के बाद एम्बुलेंस को फोन कर दे। बाहर शेरिफ और हैरिस को खून के निशान दिखाई देते हैं। वे तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वही लोग लुटेरे हैं तो हैरिस बंदूक निकालकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक हालात बिगड़ जाते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। शेरिफ चार्ल्स एक लुटेरे का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जबकि हैरिस दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच शॉन माया को पकड़कर उसे बंधक बना लेता है। वह चाहता है कि पुलिस पीछे हट जाए। हैरिस अपने पिता के कहने पर बंदूक नीचे रख देता है। लुटेरे कहते हैं कि वे सिर्फ अपने घायल साथी की मदद चाहते हैं और उसके बाद वे चले जाएंगे। तभी डॉक्टर एलन वहां आती हैं और कहती हैं कि वह मदद कर सकती हैं। लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। लुटेरे का फोन गिरता है और उसमें से एक चिंगारी निकलती है जो पेट्रोल में आग लगा देती है। अचानक आग फैल जाती है और स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। एक लुटेरा पैसे लेकर भाग जाता है, जबकि बाकी लोग बचने की कोशिश करते हैं। हैरिस उस घायल आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना जोरदार होता है कि सब कुछ हिल जाता है। तभी एक अजीब सी बात होती है। जमीन हिलने लगती है जैसे भूकंप आया हो। इसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अब चीजें बदल चुकी होती हैं। जो लोग वहां थे वे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। माया जब अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस और बाकी लोग वहां नहीं हैं। सब कुछ खाली हो चुका होता है, जैसे कोई वहां था ही नहीं। उधर शेरिफ और हैरिस भी देखते हैं कि बैकअप नहीं आया। रेडियो पर आवाज तो आती है, लेकिन जब वे बाहर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। यह सब बहुत अजीब और डरावना होता है। वे उस जली हुई कार को चेक करते हैं, लेकिन उसमें जो घायल आदमी था उसका शरीर गायब हो चुका होता है। यह देखकर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। उधर हैरिस मदद लाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक अदृश्य दीवार रोक देती है। वह दौड़कर पार करने की कोशिश करता है, गोली भी चलाता है, लेकिन वह उस दीवार को पार नहीं कर पाता। अब साफ हो जाता है कि वे सब इस इलाके में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ जो लुटेरा पैसे लेकर भागा था वह भी उसी दीवार से टकरा जाता है और उसकी कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वह मरता नहीं है। अब धीरे धीरे सभी को समझ आने लगता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह जगह अब एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहां लोग ना पूरी तरह जिंदा हैं और ना ही पूरी तरह मरे हुए हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव है और इसी के साथ एक नई डरावनी सच्चाई सामने आने वाली है। अब तक सभी लोगों को समझ आ चुका है कि वे एक अजीब और खतरनाक जगह में फंस चुके हैं। ये जगह ना पूरी तरह असली दुनिया है और ना ही पूरी तरह मौत के बाद की दुनिया। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ से बाहर है। रेस्टोरेंट के अंदर माया, शॉन, शेरिफ चार्ल्स, हैरिस और डॉक्टर एलन सब एक साथ बैठकर सोचने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। डॉक्टर एलन उस पुराने कागज को पढ़ती हैं जो उसे पहले मिला था। उस पर लिखा होता है कि लोग अंधेरे और रोशनी के बीच फंसे हुए हैं। इसका मतलब है कि वे लोग एक ऐसी जगह पर हैं जो जिंदगी और मौत के बीच है। इसी दौरान हैरिस वापस आता है और सबको बताता है कि उसने खुद उस अदृश्य दीवार को देखा है जो पूरे इलाके को घेर रही है। वह कहता है कि कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। अब डर और बढ़ जाता है। तभी वे सभी बाहर एक अजीब दृश्य देखते हैं। जो लुटेरा पहले कार एक्सीडेंट में घायल हुआ था वह अभी भी जिंदा होता है। उसका चेहरा बुरी तरह टूट चुका होता है, शरीर खराब हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वह चल रहा होता है। यह देखकर सबको समझ आता है कि यहाँ मौत का नियम अलग है। यहाँ कोई आसानी से मर नहीं रहा। उधर माया और शॉन रेस्टोरेंट के नीचे वाले हिस्से में जाते हैं जहाँ पाइपलाइन और सीवर सिस्टम होता है। वे कार की चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक माया को अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है
है और पीछे हटती है। कुछ सेकंड के लिए शॉन गायब हो जाता है। माया घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शॉन वापस बाहर आता है। वह कहता है कि उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन अब माहौल और भी ज्यादा डरावना हो चुका होता है। उधर बाहर शेरिफ और हैरिस देखते हैं अचानक एक बूढ़ा आदमी जो हॉस्पिटल के कपड़ों में होता है वहां से बाहर भागता है। वह बहुत डरा हुआ लगता है और कुछ समझ नहीं आता। यह सब देखकर सबको लगने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक है। हैरिस एक कमरे में आता है और वहाँ उसे एक अजीब और डरावना दृश्य दिखाई देता है। एक आदमी आधा जला हुआ होता है, उसका शरीर अधूरा होता है, लेकिन फिर भी वह जिंदा होता है। वह हैरिस से बात करता है और कहता है कि उसे बचाने की कोशिश मत करो। यह सुनकर हैरिस डर जाता है और तभी अचानक एक काली परछाई जैसी चीज वहाँ दिखाई देती है। वह बहुत तेज होती है और किसी इंसान जैसी नहीं लगती। वह सीधे हैरिस पर हमला करती है और उसे अपने अंदर खींच लेती है। ये सब बहुत जल्दी होता है और समझने का मौका भी नहीं मिलता। उधर रेस्टोरेंट में माया को भी अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। उसे आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन जब वह बाहर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब यह साफ हो चुका होता है कि यह कोई सामान्य दुश्मन नहीं है, यह कुछ और ही है। उधर शॉन पुलिस की गाड़ी में बैठा होता है और बहुत डरा हुआ होता है। अचानक उसे लगता है कि कोई चीज गाड़ी पर गिरी है। वह बाहर देखता है और डर जाता है। हैरिस का शरीर गाड़ी पर गिरता है। वह घायल होता है लेकिन अभी भी जिंदा होता है। डॉक्टर एलन उसकी मदद करने आती है, लेकिन तभी अचानक वही खतरनाक प्राणी फिर से आता है। इस बार वह डॉक्टर एलन पर हमला करता है और उसे मार देता है। अब यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि यहाँ कोई इंसान नहीं है, यह वही विक्टर है। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं है। वह एक भयानक रूप ले चुका है। उसका शरीर टूटा फूटा है, चेहरा पहचान में नहीं आता और उसकी हरकतें डरावनी हैं। शेरिफ चार्ल्स उसे पहचान लेता है। उसे याद आता है कि यह वही आदमी है जिसे उसने सालों पहले पकड़ा था। अब विक्टर एक राक्षस बन चुका है। अब सबको समझ आता है कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। वह इस जगह का मालिक बन चुका है और सभी को मारने आया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वह उन्हें सीधे नहीं मार रहा। वह उन्हें डराकर, तड़पाकर और धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब शेरिफ चार्ल्स को एक पुरानी बात याद आती है। वह अपने पुराने केस की फाइल निकालता है और उसमें विक्टर की रिकॉर्डिंग सुनता है। रिकॉर्डिंग में विक्टर कहता है कि वह जो कर रहा है वह किसी और ताकत के कहने पर कर रहा है। वह कहता है कि वह आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है। अब यह बात समझ में आती है कि विक्टर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह किसी अंधेरी ताकत का हिस्सा बन चुका था। अब हैरिस एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि अगर वे इस प्राणी को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें एक बड़ा धमाका करना होगा। उसे याद आता है कि पेट्रोल पंप के पास बहुत सारा ईंधन है। वह प्लान बनाता है कि वे विक्टर को वहां लाएंगे, फिर उसे विस्फोट में खत्म कर देंगे। शेरिफ चार्ल्स इस प्लान में मदद करता है। वह अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है कि उसने एक अच्छा पिता बनने की कोशिश नहीं की। ये एक इमोशनल पल होता है, लेकिन इसके बाद वह अकेले कहीं चला जाता है। असल में वह खुद विक्टर का सामना करने जा रहा होता है। उधर बाकी लोग प्लान की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ा खतरा सामने आता है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुकी है। शेरिफ चार्ल्स अकेले ही उस पुराने घर की तरफ चला जाता है जहां पहले विक्टर रहता था। उसका इरादा साफ होता है, वह इस बार उस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। जैसे ही वह उस घर के अंदर पहुंचता है, अचानक वह उसी खतरनाक प्राणी के कब्जे में आ जाता है। विक्टर, जो अब एक डरावना और टूटे हुए शरीर वाला जीव बन चुका है, उसे पकड़ लेता है और एक टेबल पर बांध देता है। वह उसके साथ वही करने की कोशिश करता है जो वह पहले अपने शिकार के साथ करता था, लेकिन इस बार चार्ल्स तैयार होता है। उसके पास एक ग्रेनेड होता है जो उसने पहले ही अपने साथ रखा था। जैसे ही विक्टर उसे मारने वाला होता है, चार्ल्स ग्रेनेड का पिन निकाल देता है। एक बड़ा धमाका होता है और पूरा घर उड़ जाता है। यहाँ एक बलिदान होता है। चार्ल्स खुद को खत्म करके उस राक्षस को भी खत्म करने की कोशिश करता है। उधर दूसरी तरफ माया और शॉन अपने प्लान पर काम कर रहे होते हैं। वे गैस पाइपलाइन को खोलते हैं ताकि वहाँ आग लगाकर एक बड़ा विस्फोट किया जा सके। तभी वह प्राणी फिर से वहाँ आ जाता है। इस बार वह पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। वह बहुत तेजी से हमला करता है और शॉन को नीचे गिरा देता है। शॉन उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तभी माया एक बड़ा फैसला लेती है। वह खुद को उस प्राणी के सामने पेश करती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वह एक टेजर का इस्तेमाल करती है और उस प्राणी को कुछ समय के लिए रोक देती है। ये मौका शॉन के लिए काफी होता है। वह गैस में आग लगा देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आसपास की पूरी जगह आग में जलने लगती है। सब कुछ खत्म हुआ दिखाई देता है और उसी समय एक अजीब सी हलचल होती है। जमीन फिर से हिलती है और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है। सब कुछ सामान्य दिखता है। पुलिस और मेडिकल टीम वहाँ पहुँच चुकी होती है। वे सभी लोगों के शरीर को देख रहे होते हैं। माया जिंदा होती है, लेकिन बाकी कई लोग मर चुके होते हैं। शॉन का शरीर भी वहाँ पड़ा होता है। माया को कुछ भी ठीक से याद नहीं होता। जब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तो वह सिर्फ इतना कहती है कि वहाँ गोलीबारी हुई।
हुई, फिर धमाका हुआ और वह बेहोश हो गई। उसे उस दूसरी दुनिया के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उधर हैरिस अपने पिता के लिए दुखी होता है। उसे लगता है कि उसके पिता की मौत अपराधियों से लड़ते हुए हुई है। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हमें असली सच्चाई दिखाई जाती है। जो कुछ भी हमने अब तक देखा था वह सब असल में कुछ सेकंड के अंदर हुआ था। जब गैस स्टेशन पर धमाका हुआ था उसी समय सभी लोग मर गए थे। वह पूरी डरावनी दुनिया असल में उनकी मौत के ठीक पहले के कुछ पलों का अनुभव था। हर इंसान ने अपनी मौत को एक अलग तरीके से महसूस किया। विक्टर का राक्षस बनना, लोगों का गायब होना, अजीब घटनाएं, यह सब उनकी सोच और डर का रूप था। वह प्राणी असल में कोई असली दानव नहीं था। वह हर इंसान की मौत का प्रतीक था। जिस तरह से हर इंसान मरा उसी तरह से उसने उस प्राणी को महसूस किया। अंत में माया ही एकमात्र इंसान होती है जो बच जाती है। वह वापस असली दुनिया में आ जाती है। बाकी सभी लोग मर चुके होते हैं। हैरिस अपने पिता को खो चुका होता है और ये घटनाएं एक रहस्य बनकर रह जाती हैं, क्योंकि जो सच्चाई थी वह सिर्फ उन्हीं लोगों ने देखी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।